अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो सिंपल पेंडुलम को जो है वो पढ़ेंगे। तो सिंपल पेंडुलम एक काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेशंस इसकी आप क्लास फर्स्ट ईयर में करेंगे, ठीक है, मुकम्मल डेरिवेशंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो इस टॉपिक के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपके पास है फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी इसके मैं वीडियो के आखिर में कराऊंगा, ठीक है। आज ही इसी वीडियो के आखिर में न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो जो बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट वीडियो के आखिर में चले जाए तो न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक समझा हुआ है। अच्छा, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड SHM। तो SHM शॉर्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा, और जो अगला टॉपिक होगा हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब इन सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड SHM। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। एक धागा लीजिएगा, धागे के आगे कोई मास बांधिएगा और वहाँ पर आप सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से ये मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके नहीं दिखा सकूंगा। लेकिन एक सीरीज़ शुरू करूँगा मैं, जिसमें ये जो एक्सपेरिमेंट हमें दिए हुए ना, सिंपल पेंडुलम, मास अटैच विद स्प्रिंग और बहुत सारे जो और एक्सपेरिमेंट है वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और उसे उस वक्त भी समझेंगे। तो जिन बच्चों को ऐसे मुश्किल होती है वो वैसे भी समझ पाएंगे। तो वो सीरीज़ जब मैं शुरू करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चले आए अभी स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको मैं कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रातों को जो है वो 1:30 2 बजे भी ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ नई बुक की, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द इसके लेक्चर मिलें और फिर मैथमेटिक्स भी जो है जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो एक बार ज़रूर अपने ग्रुप्स में, स्टेटस पे और दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। और आगे आने वाले वक्तों में तमाम चीज़ें मैंने आपको वैसे भी करानी है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। तो देखें, जब कोई पेंडुलम हमारे पास होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एट अ स्मॉल एंगल टू एन एक्सट्रीम पोजीशन, फिगर 10.18, द फोर्स दैट एक्ट अपॉन इट आर एज गिवन अंडरनीथ। तो यहाँ पर देखें, जब हमारे पास पेंडुलम बना हुआ होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से सपोर्ट है, ये जो है वो रिजिड सपोर्ट होती है। रिजिड सपोर्ट वो सपोर्ट होती है जो कि फिक्स रहती है। आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब भी बात हो रही है ना रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो अपनी शेप को तब्दील ना करे। आपसे कोई भी पूछ ले रिजिड बॉडी क्या है, आप क्या बोलेंगे कि जब उस पर फोर्स लगाई जाए वो अपनी शेप तब्दील ना करे। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर एक रिजिड बॉडी है, मैं इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा हूँ कि ये शेप तब्दील नहीं कर रहा अपनी, ठीक है, जैसा है वैसी शेप में है, तो इसे क्या कहेंगे हम? रिजिड बॉडी। हाँ, अगर ये शेप तब्दील कर लेगा तो रिजिड बॉडी नहीं रहेगा। तो ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, रिजिड यानी इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जो है वो हालत को चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, अभी मैं वो केस बना रहा हूँ जिसमें हमारे पास सिर्फ पेंडुलम है और मीन पोजीशन पर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ये आ गया आपके पास आपका लेंथ, ठीक है, लेंथ आ गई। इससे आप इंशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से इसे समझ लेंगे कि आपको फिर मुश्किल नहीं होगी समझने में। अच्छा, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास क्या? L, ठीक है, इसकी ये लेंथ है हमारे पास L। अच्छा, इस बॉब को मैं थोड़ा सा जो है ना बड़ा बनाता हूँ ताकि हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉब की लेंथ को हटाकर, अक्सर बॉब की लेंथ भी लगा दी जाती है, तो बॉब की लेंथ को हटाकर लेंथ मानते हैं। तो यहाँ तक जो है ना वो आपकी लेंथ है, यहाँ तक जो है वो आपकी लेंथ हो गई इस पेंडुलम की, ठीक है। अच्छा, अब इस पर फोर्स कौन सी लग रही होगी? एक फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी W, जो कि डाउनवर्ड होगी, वेट, क्योंकि आपके पास एक मास अटैच है ना, ये एक मास है, तो W जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। गौर से सुनते रहें, इंशाल्लाह अगली बार डायग्राम खुद ड्रॉ करेंगे और सब समझा देंगे किसी को भी आप, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं कि जब भी आपके पास एक वायर होता है ना, उस वायर में एक फोर्स और भी लग रही होती है, वो होती है टेंशन। टेंशन वो वाली टेंशन नहीं जो कि हमें होती है, एक होती है टेंशन, ठीक है। तो वो जो टेंशन है वो कहाँ लग रही होती है? डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड लग रही होती है, अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग पर, इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स और भी लग रही है। तो वो फोर्स कौन सी है आपके पास? वो है आपके पास टेंशन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है।
यानी अगर आप देखें कि ये रस्सी खिंची हुई है, रस्सी खिंची हुई है, तो इसके ऊपर एक फोर्स है जो कि इसको ऊपर की तरफ रख रही है, वो है टेंशन। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रही है, टेंशन। अगर आप इस स्प्रिंग को छू के देखेंगे ना तो आपको वो फोर्स महसूस भी होगी। वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड लग रही है। तो ये इसका छोटा सा मैंने मैकेनिज्म बना दिया। अब ये जो है ना अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम, BRIUM, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ये पेंडुलम। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? जहां पर जो है ये बिल्कुल रेस्ट में रहता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास वो पोजीशन होती है जहां पर ये बिल्कुल रेस्ट में रहता है, हिलता नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी बिल्कुल रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं कर रहा। और इसी पॉइंट को आप मीन पोजीशन भी कह रहे होते हैं, बहुत जगह पर लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो हेलिडे रेसनिक देखें या मुख्तलिफ बुक्स में देखें तो कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जा रहा होता है, कहीं मीन पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है स्टूडेंट? जहां पर पेंडुलम रेस्ट में रहता है, जिस पर पेंडुलम रेस्ट में, अभी कोई मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा ना, बिल्कुल रेस्ट में है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, बस। ठीक है, रेस्ट में। अब वो केस बनाते हैं जो कि हमें असल समझना है। तो दो फोर्सेस का इसमें इन्होंने जिक्र किया था, मैं फोर्स को बता भी देता हूँ। एक मैंने बता दी, एक बता दी टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी डायरेक्शन के अलोंग लग रही है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। आप डायग्राम देखें तो उसमें भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बात देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो लेंथ ली है ना, डायग्राम देखें आप 10.18, तो डायग्राम में इन्होंने जो लेंथ ली है ना वो बॉब के सेंटर से लेकर और रिजिड पॉइंट तक ली है। अगर आप सही से डायग्राम को नोट करें तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा हो, अगर ये थोड़ा वाजे हुआ हो, तो ये इन्होंने बॉब के सेंटर से लेकर रिजिड तक ली है। लेकिन बहुत सी जगह पे कहते हैं कि बॉब का सेंटर, हम कभी कभार हम ना बॉब बहुत छोटे ले रहे होते हैं, यानी ये जो हिस्सा होता है ना ये बहुत छोटे ले रहे होते हैं मास, तो इसलिए इसका सेंटर हमें पता करना इतना आसान होता नहीं है प्रैक्टिकली। मतलब ऐसे कि हम डायरेक्ट उसको देखते ही इसका सेंटर बता दें, तो इसीलिए हम यहाँ से लेंथ ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बॉब बड़ा लिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम भी इसकी लेंथ क्या करेंगे, बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू यहाँ तक ले लेंगे। तो कंडीशनों के मुताबिक होता है ये बॉब के सेंटर तक, बस थोड़ा सा फ़र्क आया, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं जब इसका, तो बॉब की जो लेंथ होती है उसको हटा देते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ से लेकर रिजिड सपोर्ट तक की लेंथ तक इसकी लेंथ लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, ये केस तो वो था जिसमें पेंडुलम रुका हुआ था। अब वो केस पढ़ते हैं जिसमें पेंडुलम मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको अब हम ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को शॉर्ट में ए भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हर जगह हम पूरा पूरा तो डिनोट करेंगे नहीं, तो शॉर्ट में चीज़ें लिखेंगे हम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको जो है वो समझा दूंगा। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया, फोर्सेस का तो समझ लिया कि दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। जब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे ना तो वेट जो है ना वो कॉम्पोनेंट में टूटेगा। अब उसको देखते हैं। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलियम एंड SHM, तो मैंने SHM बता दिया था ना आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इससे पहले का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो आप लिखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एमई इंग्लिश सेंटर, तो वो टॉपिक मिल जाएगा। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट अ सिंपल ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ओल्ड फैशन क्लॉक, अ चाइल्ड स्विम एंड अ फिशिंग सिंगर एंड आर पेंडुलम एग्जाम्पल्स। अच्छा भाई देखो, आपने ओल्ड क्लॉक देखी है, पुरानी घड़ियाँ, अक्सर पुरानी फिल्मों में, कि उसमें एक घड़ी होती है और एक बर्ड, जब अलार्म बजता है तो बर्ड निकल कर बाहर आता है और कूं कूं करता है, और नीचे एक जो है ना पेंडुलम लटक रहा होता है, देखा होगा आपने। तो वो भी इसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बच्चों को देखा होगा पार्क में झूले झूलते हुए, के पीछे से लोग धक्का दे रहे होते हैं और बच्चा जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो वो भी एक सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल होती है। अब आप जब भी जो है वो पार्क में जाएंगे या इस तरह की घड़ी देखेंगे तो आपके दिमाग में ये सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लिक करेगा। ठीक है, और ये बात आपको समझ में आएगी कि ये काम हो रहा कैसे होता है। अब आ जाते हैं उस केस में, जब मैंने जो है वो बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया। एक्सट्रीम पोजीशन क्या, कि बॉब को मीन पोजीशन से दूर ले गया और फिर उसे छोड़ा, तो अब ये क्या हरकत करता है, कैसे मोशन करता है। तो इधर मैं इसको बकिया हिस्सा ड्रॉ करूंगा, वही रिजिड सपोर्ट जिसे मैं S से डिनोट करूंगा। अब पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने आपको तमाम चीज़ें ऊपर बता दी कि क्या क्या है। अब सिर्फ मैं उसके सैम्बल्स लिखूंगा ताकि लिखने में भी आसानी हो, समझाने में भी। तो ये समझ लीजिए, ये आपके पास बॉब यहाँ पर था।
ठीक है, बॉब यहाँ पर आपके पास था, ठीक है, और ये जो थी इसकी लेंथ थी, और टेंशन जो थी वो ऊपर की तरफ लग रही थी। आपने क्या किया, आपने इस बॉब को, ठीक है, इस बॉब को आपने क्या किया, दूसरी तरफ ले गए। ये बॉब यूँ रखा हुआ था, आपने यूँ खींच के ले गए, ठीक है, ताकि मैं चेक करूँ क्या करता क्या है ये काम, ठीक है। तो जब आप इसको लेके गए तो एक एंगल बना, ये एक छोटा सा एंगल आपके पास बना, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्यों नहीं होता, थीटा होता है, थीटा, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा है, आगे आने वाले वक्तों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में समझाऊंगा, ठीक है, कि जब जो है वो आपके पास एक एंगल पे कवर हो रहा होता है एक डिस्टेंस, तो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, तो उसे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, तो इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब वो उसको हमने वहाँ खींचा और छोड़ा तो वो इधर आएगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ आके रुक जाएगा। थोड़ा सा ना मैं इसको कर्व बनाता हूँ, क्योंकि ये कर्व बनता है, ठीक है, ये कर्व बनता है, तो ये यहाँ से इधर आएगा। ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो जहाँ तक आप हद तक खींच सकते थे उसे, या जितना आपने उसे खींच दिया है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। यहाँ के ए पे तो नहीं रुकेगा ये, क्योंकि उसके पास तो अब एक्सेलरेशन है, तो अब वो आगे भी जाएगा, उसके पास ताकत है तो वो आगे भी जाएगा। तो वो इधर से इधर से इधर से इधर से इधर आएगा, और यहाँ पर इंशाल्लाह अच्छी सी डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन 1 ले लेते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो अब जब आप इसको यूँ छोड़ेंगे यहाँ से, तो देखेंगे कि यूँ 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 मोशन करता रहेगा। आप चाहें तो घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, लेकिन मास जो है ना वो कम से कम लीजिएगा, मतलब ग्राम्स में लीजिएगा, ऐसा नहीं है किलो में लगा लें। खुदा न खास्ता आपने मास किलो में लगा लिया और ये स्ट्रिंग इतनी मजबूत नहीं हुई तो वो टूट के हाथ के पाँव पे भी गिर सकता है, आपको लग भी सकता है ना। तो मास बहुत कम सा लीजिएगा, छोटा मोटा सा मास लीजिएगा, जैसे कि एक घड़ी ले ली, घड़ी के जितना मास ले लिया, ये वॉच होती है हमारी रिस्ट वॉच, जितना मास ले लिया, या बिल्कुल ग्राम में 10 ग्राम ले लिया, 20 ग्राम 30 ग्राम, ज़्यादा मास नहीं लीजिएगा ताकि वो लग ना जाए आपको, अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। भाइयों को दिखाइएगा, घर वालों को दिखाइएगा कि मैंने ये सीखा है, और समझाइएगा तो बहुत खुश होंगे, ठीक है। पढ़ाई समझने का काम है, सीखने का काम है, रटना कुछ भी नहीं है भाईजान, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन का ई जो है मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा के इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब कुछ बनाकर आपको समझाना है, ठीक है भाई। तो टेंशन तो इस पर भी लग रही होगी, क्योंकि यही स्प्रिंग तो मैंने वहाँ खींचा है ना, तो ये अपवर्ड लग रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको वेट है, तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पर एक एंगल बना है, तो जिसकी वजह से वेट को हमने उसे कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेट हमारे पास एक्स एक्सिस में भी आ रहा होगा, वाई एक्सिस में भी आ रहा होगा। तो वेट क्या कैसे तोड़ेंगे हम, ये हमारे पास आ गया हमारा वेट का, ये आ गया हमारे पास वेट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेट का एक कॉम्पोनेंट, ये आ गया हमारे पास वेट का एक कंपोनेंट, और ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेट, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट। अब देखें, अब कंफ्यूजन क्या होती है, कहीं पर ऐसे करके जो है वो तोड़ देते हैं कंपोनेंट्स को, और कहीं पर ना इसको यहाँ से हटाकर ऐसे तोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए मैंने तो पढ़ा है, मुझे पता है, मैं भी इस चीज़ को लेके हुआ हूँ कंफ्यूज। तो कहीं पर ऐसा करते हैं, कहीं पर ऐसे तोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा होता है कंफ्यूज। तो ये जो है ना एक ट्राइंगल बनता है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल के सामने आपको पता है क्या बन रहा होता है, ये टोटल था वेट, ठीक है, ये वेट था, ये वेट का जो है वो एक्स कंपोनेंट था, वेट कॉस थीटा। एंगल के सामने जो बन रहा होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा। मैं आपको क्लास 9 के अंदर कंपोनेंट में तोड़ना अच्छी तरीके से सिखा चुका हूँ, वेट को और मुख्तलिफ चीज़ों को। तो आप लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, और एमई इंग्लिश सेंटर वो वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ भी बता रहा हूँ, तो इसे गौर से सुनिए, यही सारा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है इसका। तो स्टूडेंट अब जो है हम इसको मज़ीद फर्दर स्टडी करते हैं। अब देखें हमारे पास ये जो है ना, ये कंपोनेंट जो है वो डब्ल्यू कॉस थीटा, ये है हमारे पास डब्ल्यू वाई, ठीक है, बुक में इसे डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ये डब्ल्यू कॉस थीटा तो डब्ल्यू एक्स को डिनोट करता है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर है डब्ल्यू
कॉस थीटा से। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशनें लग रही हैं। अब अगर वो डेरिवेशन में आपको कराता ना तो वो कंडीशन ज़्यादा डिटेल में समझा सकता था, लेकिन यहाँ मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल की मदद से हमने जो है वो आपको मैंने पढ़ाया था मैथमेटिक्स के अंदर कि ये जो इसके सामने जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल जो है ना वो परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे w sin थीटा लिखा। लेकिन ये जो है वो खुद पैरेलल है, ये खुद जो है वो पैरेलल है पेंडुलम के, तो इसीलिए इसे जो है वो wx लिखेंगे हम, ना कि wy लिखें। और ये जो है ना ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर कॉस कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे लिखूंगा wx = w sin थीटा, ठीक है। ये उलट हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इन्होंने बुक में लिख के दिया हुआ है कि wy = mg cos थीटा और wx = mg sin थीटा, तो ये इन्होंने लिख के दिया हुआ है। अच्छा, तो अब इधर ये बात समझानी है कि ये मोशन क्यों नहीं कर रहा है। मतलब फोर्स तो डाउनवर्ड लग रही है वेट और टेंशन अपवर्ड लग रही है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन क्यों नहीं करता पेंडुलम, सिर्फ आगे पीछे मोशन क्यों करता है, ठीक है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो टेंशन लग रही है ना आपके पास, टेंशन वो बराबर होती है w cos थीटा के। तो w cos थीटा जो है वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। और ये w cos थीटा किसके बराबर होता है, wy के। तो ये जो आपके पास टेंशन होती है ना, टेंशन ये कैंसिल कर देती है wx को, wy को, ठीक है। wy को कैंसिल कर देती है, इसीलिए जो पेंडुलम होता है ना वो आपके पास ऊपर नीचे मोशन नहीं कर पाता, क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप भी 4 न्यूटन की फोर्स लगाएं और मैं भी 4 न्यूटन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी वो फोर्सेस, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। अब इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आइए, तो टेंशन माइनस कर देगा आपके पास कॉस थीटा को, तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। हम कर चुके हैं, हम लोग ये लिखते आए हैं इक्वेशंस में काम। अच्छा, अब मोशन जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ होता है wx की वजह से, w sin थीटा की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मोशन होता है। तो ये बात याद रखिएगा। वैसे तो हमने कंपोनेंट में यही पढ़ा था कि wx = w cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, कुछ कंडीशंस लग रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर wx = w sin थीटा होता है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, बाकी तो सब वही है जो पीछे पड़ा है। तो जो मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो wx की वजह से होता है, और wx जो है वो मोशन को कराता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, wx को खोल देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास mg और पूरे पे x, ठीक है, और mg sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, इसकी डेरिवेशन हमें नहीं कराइए और इसकी डेरिवेशन नहीं लिख के दिए, तो इसकी डेरिवेशन मैं भी नहीं करा सकता आपको, क्योंकि अगर मैंने डेरिवेशन करा दी तो फिर ये होगा कि टाइम आपका जो है वेस्ट होगा, क्योंकि डेरिवेशन दी नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो भी नहीं दिया, तो वो मैं आपको ज़रूर लिखवाऊंगा, वो आपने याद रखना है। वो फॉर्मूला है आपके पास a = -g/l ये फॉर्मूला ना आपने बेटा याद रखना है, इसे रट लेना है इस फॉर्मूले को, a = -g/l, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ये g और l कांस्टेंट है, मतलब आप l तो एक ही जैसा लेंगे पेंडुलम में, l तो बार बार तब्दील नहीं करेंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना स्ट्रिंग को आप बार बार काट के छोटा करते रहेंगे, तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग ले ली उतनी बड़ी ही स्ट्रिंग रखेंगे, और g आपको पता है कांस्टेंट है, तो ये -g और l जो है ये कांस्टेंट है। तो ये क्या बन गया, अगर कांस्टेंट में हटा दूं और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूं तो ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखिएगा कि सिंपल पेंडुलम SHM करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है ना डिटेल में, तो क्या सिंपल पेंडुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs बोर्ड के लिए, एप्टीट्यूड के लिए और हर कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए के सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। यानी एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन मोशन करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन्होंने हमें लिख के दिया है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। t = 2π होल रेडिकल माइनस हट जाएगा, ठीक है। इसकी भी डेरिवेशन होती है टाइम पीरियड के, वो नहीं कराइए तो वो भी मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर g/l था ना, तो यहाँ हो जाता है l/g, ठीक है। अच्छा, अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी पाई को समझने में, तो पाई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, याद रख लीजिएगा 3.142
वैसे मैंने पढ़ी है, लेकिन आपकी बुक में लिख के दी है 3.141, ठीक है। तो अक्सर मैं न्यूमेरिकल जब करूँगा तो 3.142 लिखूँगा, 141 नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो बहुत पॉइंट के बाद की नंबर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं करेगा। अच्छा, जी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और 2 है, और ये स्क्वायर रूट है, ये तो आपको पता है। तो इसकी मदद से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये है 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरीके से आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि जो हमने समझा है वो यही था या अलग था। सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम के पास होता है स्मॉल मेटेलिक बॉब। ये रहा स्मॉल मेटेलिक बॉब, दिख गया, इसका सेंटर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये स्मॉल मेटेलिक बॉब दिख गया, स्पेयर है, ये सर्कल नहीं है, स्पेयर होता है। तो 2D बनाऊंगा तो सर्कल ही बनेगा, लेकिन 3D होता है तो स्पेयर होता है, तीनों डायमेंशंस होती हैं इसके पास। बोर्ड पे तीनों डायमेंशंस ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इतनी तो समझ में आ गई आपको। मास उसका होता है m। भाई अब जब कुछ लेंगे बॉब तो मास तो लेंगे ना, बगैर मास का तो नहीं ले लेंगे। अच्छा, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग, तो स्ट्रिंग, तो ये जिस चीज़ से ये बॉब लटका हुआ होता है वो एक इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी ज़्यादा नहीं खिंचता नहीं है, इनएक्सटेंसिबल होता है, खिंचाव उसमें नहीं आता। अगर उसमें खिंचाव आएगा तो फिर हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो फिर स्प्रिंग यूँ आगे पीछे जो है वो फोर्स को ज़ाया करेगा, डैम्पिंग करेगा, जो इसके बाद पढ़ाना है मैंने, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि जो खिंचता ना हो, जिसमें लचीलापन ना हो। लाइट होता है वेट में, ठीक है। अच्छा, ऑफ लेंथ उसकी होती है L, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसकी लेंथ को L कहते हैं, लेकिन डायग्राम में जो बनाया उन्होंने क्या किया, डायग्राम में इसके सेंटर को, इसके रेडियस को भी शामिल किया, बॉब के रेडियस को भी शामिल किया। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो हम लेंथ सिर्फ इतनी रखेंगे, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी जब इसका एक्सपेरिमेंट किया था तो लेंथ सिर्फ इतनी रखी थी, ठीक है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने लेंथ इतनी रखी थी, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ था, आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया था, ठीक है। अच्छा, फिक्स एट इट्स अपर एंड। अब देखिए यहाँ पे बात आधी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर से सपोर्ट है, लेकिन ये रिजिड सपोर्ट होती है। एक रिजिड क्या, कि आप अगर इसे स्प्रिंग को खींचोगे ना तो वो ऊपर जो सपोर्ट है वो खराब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। अगर वो टूट जाएगी तो वो रिजिड सपोर्ट नहीं रहेगी। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। साइड में हो जाता हूँ, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं होगा जो इसमें रह गया होगा जो कि मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। हर तरह से मैंने कोशिश की है आपको ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, बुक का पेज साइड में चल रहा होगा, तो ताकि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो बात समझ में आ जाए। एट द मीन पोजीशन, अच्छा यहाँ पर मीन पोजीशन अब ओ लिया है इन्होंने, ठीक है। मैंने ए लिया था, आप चाहें तो मीन पोजीशन ए ले लें, ओ ले लें, कोई मसला नहीं है। ओ से ओरिजिन को डिनोट किया जाता है, ओरिजिन यानी 0, ठीक है। तो यहाँ ओ लिया। देखिए, आप सैम्बल कुछ भी ले लें, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से आप नाम कुछ भी दे दें। ट्रायंगल आप बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ABC लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो BAC भी ले सकते हैं, यानी ऐसे ले लीजिए, A यहाँ लिख लीजिए, B यहाँ लिख लीजिए, C ऐसे कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ऐसा कर तो लिए, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। तो इसको O रखते हैं हमने, इन्होंने भी O लिया तो हम भी O लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इसके मुताबिक रहे। अ पेंडुलम इज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो पोजीशन थी मैंने अभी बताया ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिसमें मैंने A लिखा था और इन्होंने भी ऊपर A लिखा था, लेकिन यहाँ O कह दिया इन्होंने, तो इसे O कह देते हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो इस तरह की डायग्राम आ रही होगी आपके पास, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इस तरह का नजर आ रहा होगा, लेकिन जब फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे तो इस तरह की डायग्राम बन रही होगी आपके पास, ठीक है। ये यू मोशन कर रहा होगा, यू मोशन कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने जो x लिखवाया था ना, वो ये डिस्टेंस है x, जो इसने यहाँ पे कवर कर रहा है, वो ये डिस्टेंस है, ठीक है। वर अप्लाइड द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वुड नेचुरली सेटल्ड हेयर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.19। तो 10.19 का फिगर देखने का कह रहे हैं कि जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह की मोशंस को परफॉर्म करेगा, और उसकी जो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, A इज इक्वल टू -G/LX, जो कि बाद में बनता है SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं है जो रह गया हो। अगर फिर भी कुछ रह गया तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ रहा नहीं है, मैंने तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। देखिए मेरा कोशिश यही रहती है और मेरी मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना मैं समझा दूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपके पास प्रिजर्व हो जाए मेरा लेक्चर और जो मेहनत है वो भी सेफ हो जाए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और ग्रुप का बता देता हूँ कि ग्रुप की फ़ीस सालाना 1000 है, ठीक है। ये तो 100 है, 1000 ये होता है, ठीक है। तो इसमें नोट्स हैं तमाम सब्जेक्ट के, जो कि अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे। तमाम बुक्स का PDF इंशाल्लाह, जो कि 2-3 बुक्स रह गई हैं फिर भी ग्रुप में मैं कर दूंगा। गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर्स मैथ के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के और टेस्ट सेशन का लिंक और तमाम चीज़ें फ़ीस में आपको सालाना मिल जाएंगी। साल की फ़ीस है, माहाना नहीं है, ठीक है। तो इतनी जो सेटअप चलाते हैं, इतना जो कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें पे करना होता है, तो वो फ़ीसें जो हैं वो आपकी फ़ीस से ही हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गर्ल्स सेक्शंस अलग हैं, बॉयज़ सेक्शंस अलग हैं। बाकी तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहता हूँ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स हम इसके आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बस मैंने आपको समझाना है, समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं समिटाता हूँ, ठीक है। अगर चाहें तो लिख लीजिएगा कॉपी पे, यहाँ पर आसानी है, स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, दोबारा लेक्चर्स देख सकते हैं, दोबारा सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये यूट्यूब पे सेफ़ रहेगा। ग्रुप्स के बच्चे भी दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, या ग्रुप्स में अपलोड हो गए तो ग्रुप्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी कर दी है, तो आप सीख सकते हैं जितना चाहें तो। अच्छा भाई, पहला न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, वैसे अगर न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखेंगे तो शायद खुद भी समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो असल है ना समझने का। डायग्राम मैंने मिटा दी है, लेकिन डायग्राम को आपने याद रखना है। हर न्यूमेरिकल के लिए डायग्राम बनाना थोड़ी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर दूंगा ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे ना, तो क्या करेंगे, पहले हमारा ये वर्क एग्जाम्पल 3 है, W, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल पूरा नहीं लिख रहा, 3 करा रहा हूँ, 2 करा चुका हूँ पहले, अब 3 करा रहा हूँ। और इसके बाद जब आखिरी लेक्चर हो, आखिरी जो टॉपिक है हमारा डैम्पिंग ऑक्सीलेशन हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो गिवन डेटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा, ठीक है, ये गिवन डेटा आ गया। गिवन डेटा में कहते हैं कि फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, टू फाइंड यहाँ लिख देता हूँ कि टू फाइंड क्या करना है आपने क्या पता करना है। देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। थोड़ी सी मैं लाइट हल्की कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर व्यू हो जाए, ठीक है। आई होप अब बेहतर व्यू होगा। तो टू फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है सबसे पहले अगर टाइम पीरियड आपको पता करना होगा, उसके बाद आपको पता करना होगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एफ ना स्मॉल बनाइएगा, मैं अक्सर कैपिटल बनाता हूँ, आप स्मॉल बनाइएगा, स्मॉल बनता है। और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो दूसरे तरीके से भी लिखी हुई आ रही होती है, लेकिन यहाँ हमने वो तरीका नहीं लगाना, हमने जिस तरीके से दिया ना उस तरीके से लिखना है। अच्छा, तो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी पता कर लो। आपके पास जो पेंडुलम की लेंथ है वो 1 मीटर है। अच्छा, अक्सर ना आमीटर भी कहते हैं, आमीटर, तो आमीटर का मतलब भी 1 मीटर होता है। यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन आमीटर लिख देते हैं अक्सर, ठीक है। लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर। अच्छा, और इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए, ग्रेविटी की वैल्यू में जो एक गलती हुई हुई है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब -1 लिखा हुआ है। तो नहीं, -1 तो नहीं होता ना, हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, हमारे पास बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब इसको तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये नहीं बोलिएगा मैंने गलत लिखा है, ये सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, नीचे सही लिखी हुई है, डेटा में जो दिया ना वहाँ सही लिखा हुआ है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। बस अब आपने जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देना है। आपको क्या पता करने के लिए कहा है इन्होंने 2 चीज़ों को पता करने के लिए कहा है, एक टाइम और एक फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या है टाइम का, 2 पाई। अच्छा, पाई भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3.141 लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे 3.142 लिखता, लेकिन मैंने 1 लिख दिया। 2 भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फार्मूला क्या था आपके पास, L/G, ठीक है, L/G ये फार्मूला है। चलो वैल्यू पुट करो,
2 एज इट इज़ आ गया और 3.141 आ गया और स्क्वायर रूट आ गया। पहले स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर की मदद से, या चाहो तो वर्बली तो सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नंबर बगैर कैलकुलेटर के नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से जो है ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं भी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। 9.8 को अगर मैं वैसे सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो 9.8 सॉल्व करने में ही टाइम लग जाएगा सारा। तो ये दे रहा है आपके पास 0 पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेना, ठीक है। तो t = 2 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 3.141 से और मल्टीप्लाई करना 0.3319, ठीक है। 3 ले लेना ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आता रहे सवाल में। अच्छा, अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 3.141 मल्टीप्लाई बाय 0.319, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 सेकंड का आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 2 0 भी आ रहे हैं, लेकिन लेने का फ़ायदा नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 2 सेकंड ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये यूनिट आ गया मेरा, एस भी लिख सकते थे, ठीक है। तो 2 सेकंड का मेरे पास क्या आया, टाइम पीरियड आया। अच्छा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, बुक में आ रहा है 0.1 2.01, तो इतना कोई हमें जो है क्लोज नहीं जाना, 2 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा तो 0.0 आ रहा था ना, तो मैंने जो है वो सिर्फ 2 लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन करेंगे, अगर हाँ 9 के बाद और नंबर लेंगे ना तो 1 भी आ जाएगा, लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारे पास काम। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी पता करने का तो फॉर्मूला पता है ना, याद होगा 1/t। तो t की वैल्यू क्या है, 2, तो ये आ रहा है आपके पास 0.5 हर्ट्ज़, ठीक है, हर्ट्ज़। ये आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई होगी। आपको पता है कि अगर आप डिवाइड करते हैं 1/2 को, तो आपके पास 0.5 या 0.50 भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। 0.5 कह लीजिए या 0.50 कह लीजिए, बात एक ही होती है, लेकिन चलो मैं अभी 0 लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा था। आप चाहे तो पूरा भी इसका यूनिट्स लिख सकते हैं जो मैंने स्पेलिंग बताई थी आपको हर्ट्ज़ की, या चाहे तो सिर्फ आप इतना भी लिख देंगे ना तो समझने वाला समझ जाएगा, HZ हर्ट्ज़ ही होता है। तो एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है, 0.50 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड, 0.50 सेकेंड। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। अब दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड है, उसमें हमें चीज़ों को सॉल्व कराना है। दूसरा न्यूमेरिकल करता हूँ, तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आपके सामने। दूसरे से मुराद ये कि इस टॉपिक का दूसरा है, वैसे तो चौथा होगा, इस टॉपिक का दूसरा न्यूमेरिकल है। आई होप आपको ऐसा ही लग रहा हो कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा मैं वैसे नहीं समझाता कि जैसे यूट्यूब पे बिल्कुल रहा जाता है, ताकि ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और गर्मी तो वैसे ही आजकल बहुत है, पढ़ाने में भी बड़ा मुश्किल रहता है गर्मी की वजह से। सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है ना पढ़ाने के टाइम पे, वो होती है गर्मी, ठीक है। क्योंकि देखें, ड्यूरिंग द वीडियो ना आप अपना पसीना साफ़ कर सकते हैं, ना थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, पूरा करना ही होता है एक वक्त में, तो उसमें फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, पेंडुलम क्लॉक आपने देखी है ना, पेंडुलम क्लॉक लिख लीजिएगा, गूगल पे आपको दिख जाएगी। पुरानी घड़ियाँ आती थी ना, जिसमें से वो एक चुड़िया निकल कर आती थी, कूं कूं करती थी, और नीचे पेंडुलम लटक रहा होता था, तो उसे पेंडुलम क्लॉक भी कहते हैं आप। विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। अच्छा, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड दिया इन्होंने, वैसे भी समझ में आ रहा है, आ सेकेंड का है ना तो 1 सेकेंड, लेकिन आगे इन्होंने लिख भी दिया ताकि और आसान हो जाए। तो इसका टाइम पीरियड यानी 1 सेकेंड में क्या होता है कि वो मीन से एक्सट्रीम जाती है, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से दूसरे वाले एक्सट्रीम, फिर वापस मीन पर आ जाती है। 1 सेकेंड लेती है इतना करने में। अच्छा, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। अच्छा भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गिवन डेटा लिखो सबसे पहले, बात क्या कही है वो बता देता हूँ। टू फाइंड हाउ लॉन्ग, एल पता करो, यानी कह रहा है कि कितनी लंबी जो है वो स्ट्रिंग लोगे कि 1 सेकेंड लेगा पेंडुलम जो है वो मीन से एक्सट्रीम जाने में, और एक्सट्रीम से दोबारा मीन आके दूसरे वाले एक्सट्रीम जाने में, और मीन पर वापस आ जाने में 1 सेकेंड लेना चाहिए। तो कितनी लंबी स्ट्रिंग लोगे कि ये काम होगा। यानी अगर आप लेंथ को तब्दील करोगे ना तो टाइम पीरियड में फ़र्क आता है, क्योंकि फॉर्मूले में टाइम पीरियड है ना, लेंथ हैगी ना, L/G है ना, तो इसीलिए। तो क्या आप करोगे ऐसा, आप कितनी लंबी लेंथ लोगे कि आपके पास टाइम पीरियड 1 सेकेंड आना चाहिए। तो हमें तो कोई तुक्के मारने ही नहीं है, हमें तो भाई मैथमेटिकल तरीके आते हैं सॉल्व करने के, हम उसी से करेंगे।
तो टाइम पीरियड इन्होंने बताया 1 सेकेंड और इन्होंने जी की वैल्यू बताई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके पास है, चलो मैं शायद इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 3.14। अच्छा, कहीं कहीं ना ऐसे सिर्फ 3 भी लिखा होता है तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले रहे होते हैं उसे, ऐसे करके लिखते हैं, पर वो ऐसे करके 3 आप नहीं कीजिएगा ये चीज़, आप यही लिखिएगा, मैं सिर्फ बताने के लिए ताकि आ जाए ना कभी तो आपको पता हो। एक बार मेरे साथ हुआ था, ये आ रहा था पाई की वैल्यू 3, मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसकी वजह क्या थी कि मैंने ये दिमाग में बिठा रखी थी, तो भाई मैंने दिल से जब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया तो मेरे को बात समझ में तो आई, अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 3 ही तो आती है, तो फिर वो आ गई बात समझ में। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि मुझे कन्फ्यूजन रही है, ताकि आप इंशाल्लाह जब एंट्री टेस्ट देना तो दुआ निकले आपके दिल से कि हाँ सर ने पढ़ाया था, कुछ बताया था, तो जिससे आज इतना अच्छा हम एंट्री टेस्ट दे रहे हैं और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ चले भाई, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला सेट करेंगे यहाँ पर हम, तो मैं इसको ना 2 कर देता हूँ हिस्सों में, क्या क्या मुझे सेट कराना पड़ेगा ना। 2 पाई होल रेडिकल L/G, ठीक है। अच्छा भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो L पता करना है। अब L पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लूँगा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अच्छा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 पाई पे स्क्वायर ना लें, अगर टी पे स्क्वायर ले रहे हैं ना तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो दूसरी तरफ है ना इक्वल टू के, उस पर भी एक्सप्रेशन जो पूरी उस तरफ है ना उस पर भी लेना पड़ेगा स्क्वायर आपको। तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4, पाई पे तो एज इट इज स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, पाई स्क्वायर याद नहीं कीजिएगा, बस पाई का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप पाई स्क्वायर याद कर लें, वो फ़ायदा नहीं देगा आपको इतना, फिर आप कंफ्यूज ही होंगे। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के ये स्क्वायर रूट के साथ, तो कैंसिल हो सकता है। ये हो गया L/G, इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा आपके पास, x आपके पास इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि मेमोरी का जो है ना मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मेमोरी आपकी हो गई है फुल, जल्दी से इसको करें कंप्लीट। तो ये हो गया मेरे पास, वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, मैं इसे जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 हो गया और ये हो गया 3.141 हो गया और ये L हो गया और ये G हो गया, ठीक है। G हो गया हमारे पास में 9.8 हो गया, ठीक है। तो सबको उधर ले जाता हूँ, ये 1 हो गया, ये हो गया मेरे पास 9.8 हो गया और ये हो गया L, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो गया। इसी तरह से 3 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा 3.141। अगर एक बार ये मोबाइल बंद हो गया ना, कैमरा बंद हो गया, तो फिर ये होगा दोबारा से शुरू करनी पड़ जाएगी तमाम चीज़ें, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा या चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैथ में आप काफ़ी हार्ड चीज़ें कर चुके हैं तो अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 लिख लीजिए, डायरेक्ट 9.8 लिख लीजिए, और 4 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 था ना, मैंने पहले इसका स्क्वायर ले लिया, 4 कर लिया है, 3.141 या 2 कह लीजिए और स्क्वायर ले लीजिए, तो आपके पास आ रहा है 0.24 का आपके पास पेंडुलम की लेंथ आएगी, या 0.25 भी ले लें, कोई मसला नहीं है। मेरे 0.24 आया है, आप 0.25 इसको कर सकते हैं। अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 0.25 ही बनेगा मेरे पास भी, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, बिल्कुल सही, मैंने इसको जो है वो करा दिया आपको और समझा दिया। तो 2 ही न्यूमेरिकल्स थे, दोनों के दोनों हो गए हैं। अब इसके जो हमारे पास आंसर्स थे वो भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई होगी। बाकी जो हमारे पास इन्होंने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने पे मैं तमाम करा दूंगा एक साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल शामिल होता ना तो वो मैं ज़रूर करा देता अभी, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कोई शामिल नहीं है। सेल्फ असेसमेंट से मिलते मिलते क्वेश्चन जो है ना आपको वो आखिरी में दिए हुए हैं, आपको जो एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना उसमें दिए हुए हैं ये सारे, तो वो मैं वहाँ कराऊंगा आपको। एक सेपरेट वीडियो इसकी 1-1.5 घंटे की बनेगी जिसमें तमाम चीज़ें हो जाएंगी हमारी। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। इसके बाद जो है ना वो डेप्थ ऑक्सीलेशन करा के 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। आई थिंक 3 दिन कहूँगा मैं, 3 दिन में हुआ है, और 1 दिन और लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, तो 4 दिन में ये पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। और कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट तमाम मैंने दे दिया, डिटेल में चला गया हूँ। अब आगे जो है इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों को भी इस चैनल का बताइएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने का कह दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।